हेलो हेलो हेलो, दोबारा से लेकर आ गए हैं बाजीगर सीरीज का नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 2। हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 तो कवर कर लिया, अब हम पार्ट 2 पे हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया ये चैप्टर है। ठीक है, पिछली बार हमने कहाँ तक इसके टॉपिक्स कर लिए थे। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन कर लिया था। हमने डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट कर लिया, है ना। कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट सोच लोगों की एग्जिस्ट करती थी मूवमेंट के अंडर में, हमने वो भी पढ़ लिया था। और हमने फर्स्ट टॉपिक भी पढ़ लिया, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर में हम थर्ड और फोर्थ टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को ये पहले वाले टॉपिक्स नहीं आते या अभी तक नहीं पढ़े तो पिछला पार्ट जाके देख लेना, पार्ट 1 इसी सीरीज का। ठीक है। उसके अलावा ये चैप्टर 2 है, अगर चैप्टर 1 अभी तक नहीं किया हो तो उसकी भी 2 वीडियोस इसी चैनल पे अवेलेबल हैं। ठीक है, लेट्स गो ऑन। तो टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, अब ये सिविल डिसोबीडियंस क्या है। हमने नॉन कोऑपरेशन तक पढ़ा था। नॉन कोऑपरेशन में क्या था, नॉन कोऑपरेशन में ये था कि जो कांग्रेस के लीडर्स थे, जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने लोगों से क्या कहा था कि जितने भी अंग्रेजों से हम काम करते हैं, जो स्कूल में उनके पढ़ते हैं, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, सब कुछ छोड़ दो, है ना। जो लोग, जो लॉयर्स अंग्रेजी कोर्ट्स में काम करते हैं उसे छोड़ दो, है ना। जितनी भी डीलिंग्स अंग्रेजों से करी जाती हैं तो सारे इंडियंस उसको छोड़ दें, है ना। अगर सब तरीके से छोड़ दिया जाए, नॉन कोऑपरेशन बंद कर दिया जाए अंग्रेजों से, तो अंग्रेजी जो राज है इंडिया में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम कहाँ बढ़ रहे हैं, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। अब ये सिविल डिसोबीडियंस क्या है। ठीक है, आफ्टर द विड्रॉल और ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हमने पढ़ा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ तक आते आते, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एंड तक आते आते बहुत ज्यादा वायलेंट एलिमेंट्स आना स्टार्ट हो गए थे, है ना। वायलेंस के एलिमेंट्स आना स्टार्ट हो गए थे। हमने पढ़ा था कि अलग अलग ग्रुप्स जो थे वो अलग अलग चीजें मांग रहे थे। ट्राइबल्स कुछ और मांग रहे थे, है ना। पेजेंट्स कुछ और मांग रहे थे, बिजनेस क्लास जो थे वो कुछ और मांग रहे थे, है ना। तो इसलिए अलग अलग जगहों पे वायलेंस स्टार्ट हो गया, है ना। जिन लोगों को लग रहा था कि उनकी डिमांड्स इनफ नहीं सुनी जा रही, वो वायलेंस पे उतर आए थे। ठीक है। महात्मा गांधी का मानना यह था कि जो स्वराज है वो सिर्फ पीसफुल तरीके से, नॉन वायलेंस तरीके से ही आया जा सकता है। और इसलिए जब हम वायलेंस करना स्टार्ट करेंगे तो एक जंग बन जाएगी, है ना। ये सत्याग्रह नहीं रह पाएगा। तो महात्मा गांधी ने क्या किया इसके बाद, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उन्होंने इस चीज को खत्म कर दिया, इस मूवमेंट को रोक दिया। ठीक है। इंडियन पॉलिटिक्स एंटर्ड अ न्यू फेज, की फोकस पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ लेट इन 1920s, राइज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमने जलियांवाला बाग का मैसेकर के बारे में भी पढ़ा था, है ना। तो जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद, जिसमें पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे अंग्रेजों ने गोली चला दी थी, उसके बाद कंट्री में बहुत ज्यादा गुस्सा था अंग्रेजों के प्रति और लोग डिमांड कर रहे थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, है ना। इसलिए कई जगहों पे वायलेंस हो रहा था। महात्मा गांधी जो थे वो नॉन कोऑपरेशन का जो मूवमेंट है उसको बंद कर चुके थे। ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था। चौरी चौरा हत्याकांड कहाँ पे हुआ था। चौरी चौरा, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, गोरखपुर में एक जगह है उसका नाम क्या है, चौरी चौरा। ठीक है। 5 फरवरी 1922, याद रख लेना डेट। अ पीसफुल प्रोटेस्ट बाय पेजेंट्स अगेंस्ट हाई प्राइसेस एंड ब्रिटिश रिप्रेशन, रिप्रेशन मतलब जुल्म। पुलिस फायर्ड ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स, कुछ छोटे लेवल पर जो किसान होते हैं, है ना, जो किराए पे काम करते हैं किसान, वो अंग्रेजों के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो पुलिस ने क्या किया, उनपे ओपन फायर कर दिया। जब पुलिस ने उनपे ऊपर ओपन फायर किया तो गुस्से में आके जो क्राउड था उसने पुलिस स्टेशन पे ही हमला कर दिया, और इसमें 22 पुलिस वाले मारे गए, है ना। प्रोटेस्ट जो था वो पीसफुल था, पुलिस ने गोली चलाई। जब प्रोटेस्टर्स को गुस्सा आया तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, उससे 22 पुलिस वाले मर गए। ठीक है। तो पुलिस स्टेशन वॉज सेट ऑन फायर। ठीक है। विड्रॉल ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन, नॉन कोऑपरेशन भी बताया था कि 1922 में इंक्रीज्ड वायलेंस, यानी जब वायलेंस बढ़ गया था बहुत ज्यादा, चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था। गांधी जी बिलीव्ड पीपल वर नॉट रेडी फॉर मास नॉन वायलेंट स्ट्रगल। गांधी जी को समझ में आया कि लोग जो है वो अभी तैयार नहीं है बहुत बड़े लेवल पर नॉन वायलेंस सत्याग्रह करने के लिए, है ना। लोग अभी तैयार नहीं है इस चीज के लिए। तो कांग्रेस में इसके बाद डिबेट्स होना स्टार्ट हो गई कि आखिर हम जो नॉन कोऑपरेशन लीड कर रहे हैं आखिर इसका क्या फायदा है, ये फायदा भी कुछ दे रहा है नहीं दे रहा है, इसके नुकसान ज्यादा हो रहे हैं फायदे। हमने बताया था कि काउंसिल इलेक्शंस होते थे पहले, उसमें क्या होता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल टाइप की एक बनाई जाती थी, उसमें अंग्रेज भी बैठते थे और इंडियंस भी बैठते थे। तो उसमें इंडियंस की बात भी सुनी जाती थी और अंग्रेजों की भी सुनी जाती थी। मेनली अंग्रेजों की सुनी जाती थी मगर इंडियंस की भी बहुत सारी बातें सुन ली जाती थी। ठीक है। तो इस टाइम पर नॉन कोऑपरेशन के टाइम पे गांधी जी ने क्या कहा था कि जो इस ये इलेक्शंस हैं इनको हम बॉयकॉट करते हैं, हम इसमें किसी को इंडियन भेजेंगे ही नहीं। तो बहुत सारे लोगों को इस टाइम तक लगने लगा था कि क्या ये एक अच्छा डिसीजन है, क्या हमारे लोगों को होना चाहिए था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, हमने इलेक्शन बॉयकॉट कर दिया तो उससे क्या फायदा होगा, है ना। हमने 2-3 पार्टीज के बारे में भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में,
जिन्होंने इस चीज को नहीं माना था और इलेक्शन लड़ा था इसके बाद भी, है ना। तो डिबेट विद इन कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर इस टाइम पे डिबेट स्टार्ट हो गई, ठीक है। दो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वहां पर, कौन कौन से, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए किसमें, काउंसिल इलेक्शंस में। मतलब कहीं ना कहीं वो जो नॉन कोऑपरेशन है उससे डिसएग्री कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इलेक्शंस बॉयकॉट करना एक अच्छा अच्छा डिसीजन नहीं है, हमें इलेक्शंस कंटिन्यू करते रहना चाहिए, ठीक है। इसी के चलते जो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, ठीक है। एम क्या था, एंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दी थी, इन्होंने कहा कि नहीं, हम वापस इलेक्शन लड़ेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम याद रख लेना, कौन, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। पर्पज, एक्सपोज लिमिट्स ऑफ ब्रिटिश रिफॉर्म्स फ्रॉम विद इन। इसके बाद इकोनॉमिक डिप्रेशन और इम्पैक्ट, इस टाइम पर एक इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आया था, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगिन फॉलिंग आफ्टर 1926। 1926 के बाद जो खेती बाड़ी के जो कमोडिटीज थी, जो खाने पीने का सामान था, उसके प्राइसेस क्या होने लगे, गिरने लगे। सीवियर इम्पैक्ट ऑन पेजेंट्स, की वजह से किसान जो थे उनका नुकसान होना स्टार्ट हो गया। पेजेंट्स अनेबल टू पे रेवेन्यू, रूरल अनरेस्ट इंक्रीज्ड बाय 1930। रेवेन्यू मतलब है यहाँ पर टैक्स, रेवेन्यू मतलब यहाँ पर है टैक्स, ठीक है। तो अब किसान जो था, क्योंकि प्राइसेस गिरने लगी तो उसको कोई खास रिटर्न नहीं आ रहा था। जब रिटर्न नहीं आ रहा था तो वो टैक्स कैसे दे बेचारा। अब ब्रिटिश सरकार जो थी वो टैक्स मांग रही थी। और जब टैक्स मांगा जाता था, लोग नहीं दे पाते थे, तो उससे क्या होता, अनरेस्ट होता था, है ना। बगावत के ख्याल लोगों के दिमाग में आते थे। इसके बाद क्या हुआ, 1928 में, हम डेट बाय डेट चल रहे हैं, डेट बाय डेट चल रहे हैं। 1928 में क्या हुआ, साइमन कमीशन बनाया गया। अंग्रेजी सरकार ने क्या बनाया, साइमन कमीशन बनाया। साइमन कमीशन क्यों बनाया, कि इंडिया, कुछ अंग्रेजों को उन्होंने बिठाया लंदन में और कहा कि तुम जाओ इंडिया और इंडिया में रिफॉर्म्स लेकर आओ, ठीक है। किसी इंडियन से उन्होंने पूछा नहीं, किसी इंडियन से उन्होंने बात नहीं करी, किसी से पूछ से कंसल्ट नहीं किया कि आखिर कैसे इंडिया में इंडिया के हालात सुधारे जाएं, ठीक है। सिर्फ कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स भेज दिए। इसका नाम क्या था, साइमन कमीशन, ठीक है। अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, हेडेड बाय जॉन साइमन, ठीक है। जॉन साइमन इसका हेड था। नो इंडियन मेंबर, इंडियन रिएक्शन, नेशन वाइड प्रोटेस्ट, स्लोगन गो बैक साइमन। इंडियंस के प्रति इसके इसके लिए बहुत ज्यादा गुस्सा था। क्यों गुस्सा था, क्योंकि ये जो साइमन था, ये एक तरह से सिंबल था इस बात का कि अंग्रेजों को कोई जरूरत नहीं है इंडियंस से कुछ भी पूछने की, है ना। उन्होंने सीधे सीधे कुछ लोग भेज दिए कि जाओ और इंडिया में बदलाव कर दो, है ना। किसी इंडियन से कोई कंसल्ट नहीं किया, किसी इंडियन से कोई बात नहीं करी, सीधे सीधे अपने आदमी भेज दिए। तो कांग्रेस ने उसके बाद क्या नारा दिया, साइमन गो बैक साइमन, है ना। ये उन्होंने नारा दिया कि हमें साइमन कमीशन एक्सेप्ट नहीं है, हमसे बैठ कर बात करो कि इंडिया में रिफॉर्म्स कैसे लाए जाए, ठीक है। नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू हो गए साइमन के खिलाफ। इसके बाद क्या हुआ, लाला लाजपत राय जो, वो साइमन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन्हीं प्रोटेस्ट में क्या हुआ, साइमन कमीशन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो एक लाठी चार्ज उन पर किया गया और इसी में उनकी डेथ हो गई, है ना। इसी लाठी चार्ज में उनकी डेथ हो गई। और इनकी डेथ के बाद लोगों ने क्या कहा था, कि उनकी डेथ जो है वो क्या है, ब्रिटिश एम्पायर के कॉफिन पर एक नेल है ना। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डोमिनियन स्टेटस एंड इट्स रिजेक्शन। अब हुआ क्या, लॉर्ड इरविन जो था ना, वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस इंडिया को। यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कहा कि एक काम ये करते हैं कि हम तुम्हें पूरी तरीके से आजादी नहीं देते, हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं, ठीक है। क्या होता है डोमिनियन स्टेटस, लिमिटेड सेल्फ रूल अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। क्या आप रहोगे तो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में ही, मगर लिमिटेड सेल्फ रूल रहेगा आपका। जैसे आपकी आर्मी हम कंट्रोल करेंगे, फॉरेन पॉलिसी हम कंट्रोल करेंगे, बिजनेस की चीजें हम कंट्रोल करेंगे, है ना। ब्रिटिश मोनार्क, जो क्वीन किंग का सिस्टम है, रिमेन द हेड ऑफ द स्टेट। जो स्टेट का हेड होगा वो कौन होगा, ब्रिटिश मोनार्क। और ब्रिटेन कंट्रोल डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। जो फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस है वो कौन कंट्रोल करेगा, ब्रिटेन ही कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो डोमिनियन स्टेटस का ये मतलब था, ये किसी भी इंडियन को स्वीकार नहीं था, है ना। कि आखिर डोमिनियन स्टेटस हम क्यों एक्सेप्ट करें, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, है ना। तो डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया गया अंग्रेजों की तरफ से कि आप जो है पूरी आजादी चाह रहे हैं, तो आप फिर हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं, ठीक है। मगर नो टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड, ये भी नहीं बताया कि डोमिनियन स्टेटस अगर दे रहे हैं तो देंगे कब, ठीक है। तो कांग्रेस ने इसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। क्या हमें ये नहीं चाहिए, ये ऑफर, है ना। हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूरी तरीके से आजादी चाहिए, ठीक है। पूर्ण स्वराज जो उन्होंने इसको कहा, ठीक है। इसके बाद लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ, कब हुआ ये भी याद रख लेना, 1929, 1929 में क्या हुआ, लाहौर कांग्रेस सेशन। प्रेसिडेंट इसके कौन थे, प्रेसिडेंट इसके जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। उनका डिमांड क्या थी, उनकी डिमांड थी पूर्ण स्वराज, पूरी तरीके से स्वराज, है ना।
इस डोमिनियन स्टेटस के बाद ही उन्होंने वो आए और उन्होंने स्पीच देके कहा कि हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूरी तरीके से आजादी चाहिए, है ना। डिफेंस भी हम ही कंट्रोल करेंगे, फॉरेन पॉलिसी भी हम ही कंट्रोल करेंगे, अपने देश को अब इंडियंस हम खुद चलाएंगे, ठीक है। 26 जनवरी 1930 डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के तरीके से लोगों ने कहा, ठीक है। नीड फॉर अ मास मूवमेंट, इसके बाद भी जरूरत थी किस चीज की? मास मूवमेंट की। बहुत सारे लोग जो थे वो इन चीजों को अब भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बहुत सारे इंडियंस जो थे वो अब भी चीजों को नहीं समझ रहे थे, नहीं सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन फेल्ड टू मोबिलाइज मासेस। लोगों को, कांग्रेस को उस टाइम पे ये लगा था कि अगर हम ये ऐलान कर देंगे कि अब कंट्री आजाद होने वाला है, आजाद होने वाला है, तो बहुत लोग हमारे सपोर्ट में आ जाएंगे। मगर बहुत लोग सपोर्ट में नहीं आए, है ना। जो मूवमेंट था उस वो बहुत ज्यादा सपोर्ट गैदर नहीं कर पाया, ठीक है। द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन फेल्ड टू मोबिलाइज मासेस, ज्यादा लोग जमा नहीं हो पाए। गांधी जी सर्च फॉर अ पावरफुल सिंबल, ठीक है। गांधी जी ने कहा कि हमें कुछ जरूरत है लोगों को यूनाइट करने के लिए, कुछ किसी चीज की, है ना। तो वो पावरफुल सिंबल उन्हें किस में मिला? सॉल्ट में, ठीक है। अब सॉल्ट क्या चीज है ये समझते हैं। सॉल्ट मार्च, नमक का मार्च, ठीक है। दांडी मार्च भी कहते हैं इसको। इसमें हुआ क्या था कि जो अंग्रेज थे वो इंडिया में जो सॉल्ट निकलता था ना, इंडिया से ही निकलता था, इंडिया में ही बनता था और इंडियंस को बेचा जाता था, उस पर टैक्स लगाते थे। तो जो सॉल्ट था वो बहुत महंगा मिलता था नॉर्मल लोगों को, और सॉल्ट जो है वो सबकी जरूरत है। वो तो अमीर इंसान भी खाएगा, गरीब इंसान भी खाएगा, है ना। और समाज के हर तबके के लोग खाते हैं सॉल्ट तो, है ना। हर रिलीजन के लोग खाते हैं, हर कास्ट के लोग खाते हैं। तो सॉल्ट गांधी जी को जो देखा वो बहुत अच्छी चीज थी लोगों को यूनाइट करने के लिए, है ना। क्योंकि सॉल्ट सबकी प्रॉब्लम थी, सब पे टैक्स लग रहा था, सबको सॉल्ट महंगा मिल रहा था। तो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सॉल्ट एक बड़ा अच्छा है, उनके पास वो था ऑप्शन। तो गांधी जी ने क्या कहा कि हम सब लोग जो है वो जाएंगे, और जो जिस जगह पर सॉल्ट वो होता है ना, जहां पर सॉल्ट आके जमा हो जाता है पानी के नजदीक, वहां पर हम जाके सॉल्ट खुद उठा लेंगे, है ना। ब्रिटिशर्स का रूल ये था कि कोई सॉल्ट ऐसे नहीं ले सकता, सॉल्ट आपको मार्केट से लेना पड़ेगा टैक्स लगाने के बाद, है ना। गांधी जी ने कहा नहीं, हमारा देश है, हम जहां से चाहेंगे सॉल्ट लेंगे, कोई टैक्स वैक्स हम इस पे नहीं देंगे, ठीक है। कहां से हुआ था ये? साबरमती आश्रम से दांडी तक, दांडी जगह है एक, ठीक है। डिस्टेंस कितना था? 240 माइल्स। ड्यूरेशन 24 दिन, 24 दिन तक गांधी जी जो थे वो साबरमती से दांडी तक चल के गए थे पैदल, ठीक है। उनके साथ सब लोग, हर रिलीजन के लोग, हर कास्ट के लोग, है ना, हर तरह के लोग जो थे वो उनके साथ जुड़े इस मार्च में उनके साथ, ठीक है। जब पहुंचते पहुंचते इतने सारे लोग हो गए कि अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि उनको अरेस्ट कर लें या रोक लें, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट यूज्ड बाय रिच एंड पुअर, सब लोग इस्तेमाल करते हैं। सॉल्ट टैक्स सिंबलाइज्ड कॉलोनियल ऑपरेशन। सॉल्ट टैक्स क्या दिखाता है? कॉलोनियल ऑपरेशन। ये दिखाता है कि किस तरह से जो अंग्रेज थे वो जुल्म करते थे इंडियंस पर। इंडियंस का, हम इंडिया से ही सॉल्ट निकालते थे, उस पर टैक्स लगा के इंडियंस को ही बेच देते थे, है ना। ब्रिटिश मोनोपोली ऑन सॉल्ट प्रोडक्शन, कोई और सॉल्ट नहीं बना सकता था। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वही सॉल्ट बना सकती थी, कोई और सॉल्ट नहीं बनाता था, ठीक है। लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। गांधी जी को इसके बाद रियलाइज हुआ कि हमें सिविल डिसोबीडियंस की जरूरत है। अब सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस है? बहुत बहुत लोगों को ये डाउट आता है। नॉन कोऑपरेशन का मतलब था अब तक कि हम अंग्रेजों से किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम उनके यहाँ जॉब नहीं करेंगे, हम उनसे बिजनेस नहीं करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है कि जितने भी रूल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए, हम उन रूल्स का पालन नहीं करेंगे, हम उन रूल्स के अंडर में नहीं रहेंगे, हम उन सारे रूल्स को तोड़ेंगे। जैसे कि एक ये रूल था कि आप सॉल्ट ऐसे जाके नहीं उठा सकते, आपको खरीदना पड़ेगा सीधे, है ना। तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा हम इस रूल को तोड़ेंगे। सिविल डिसोबीडियंस, डिसोबीडियंस मतलब हम कोई बात नहीं मानेंगे, है ना। तो सिविल डिसोबीडियंस का मतलब ये है। लॉन्च ऑफ सिविल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। सबसे पहले तो उन्होंने सॉल्ट लॉ तोड़ा, कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930, मार्क बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। क्वेश्चन अगर ये आए कि सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कब हुआ था, तब हुआ था जब गांधी जी ने क्या तोड़ा था? सॉल्ट लॉ तोड़ा था। कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? स्प्रेड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। ये जो सिविल डिसोबीडियंस का आइडिया था ये पूरे इंडिया में फैलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। लोग जो थे वो जगह जगहों पे सॉल्ट लॉ जो था, सॉल्ट लॉ ये कि कोई जाके ऐसा सॉल्ट उठा नहीं सकता, वो तोड़ने लगे। लोग जो थे खुद से सॉल्ट बनाने लगे। बॉयकॉटेड फॉरेन गुड, जो अंग्रेजी सामान था, दूसरी जगहों का सामान था, वो लोग क्या करने लगे? बॉयकॉट करने लगे। देसी पहनने, देसी जो कपड़े बन रहे थे वो पहनने लगे। उसके अलावा पिकेटेड लिकर शॉप जो शराब की दुकानें होती, ठीक है, उसको लूटने लगे। उसके बाद पार्टिसिपेशन अक्रॉस इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में इसका क्या पार्टिसिपेशन था? पेजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, जो किसान थे उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया, है ना। तो किसान था, उसने कहा हम कोई रेवेन्यू रेवेन्यू नहीं देंगे, ठीक है। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन, जो गांव के जो ऑफिसर्स थे, इंडियन ऑफिसर,
उन्होंने रिजाइन देना शुरू कर दिया। ठीक है। फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज, बहुत सारे हमने पढ़ा था कि फॉरेस्ट लॉज होते थे जो ट्राइबल्स के लिए बनाए जाते थे, कि जो ट्राइबल्स हैं वो कोई भी जो है रिसोर्स नहीं यूज कर सकते, रिसोर्सेज जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज करेगी, जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं। तो जो ट्राइबल्स थे उन्होंने वो लॉज तोड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश रिप्रेशन, ब्रिटिशर्स का इस पे रिस्पॉन्स क्या था, उन्होंने और ज्यादा जुल्म करना स्टार्ट कर दिया। क्या किया उन्होंने, अरेस्ट ऑफ कांग्रेस लीडर, जो कांग्रेस के उस टाइम पे लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा गांधी जी को अरेस्टेड, ब्रूटल लाठी चार्जेस, जगह जगह पर जब भी वो देखते थे कि कोई लोग जमा हो रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां वो लाठी चार्ज करते थे। उसके अलावा अबाउट 1 लाख पीपल जेल्ड, करीब 1 लाख जो सपोर्टर थे उस टाइम पे गांधी जी के, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट, इसके बाद क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी वो तैयार हो गई गांधी जी से बात करने के लिए। ठीक है। तो क्या लगाया हुआ, गांधी और इरविन पैक्ट। पैक्ट क्या था कि अंग्रेजों ने कहा कि जो सिविल डिसोबीडियंस आपने चला रखा है कि कोई इंडियन जो है वो ब्रिटिशर्स का रूल नहीं मानेगा, सारे रूल हम तोड़ेंगे, उसको खत्म करो सबसे पहले। तो गांधी जी ने कहा ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस कॉल्ड ऑफ, मतलब सिविल डिसोबीडियंस जो चल रहा था मोशन, उसको खत्म कर दिया। ठीक है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज। ठीक है। इसके उसके बदले में अंग्रेजों ने क्या किया, जितने भी उनके सपोर्टर्स को जेल में डाला था उनको छोड़ दिया। ठीक है। गांधी जी अग्रीड टू अटेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके अलावा ये कहा गया कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें इंडियंस भी होंगे और अंग्रेज भी होंगे, और साथ बैठ के डिसाइड किया जाएगा इंडिया के फ्यूचर का। ठीक है। इसमें गांधी जी को बुलाया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट क्या था, कि गांधी जी जो है वो सिविल डिसोबीडियंस बंद करेंगे, और जो अंग्रेजी सरकार है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो जाएगी, और जो प्रिजनर्स हैं जिनको जेल में डाला है उन्हें छोड़ देगी। ठीक है। फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने के बाद भी गांधी जी को लगा कि कोई खास इसका नतीजा आया नहीं है ना, अंग्रेजी सरकार जो है ना वो आजादी के लिए तैयार है, ना वो कोई रूल वूल हटाने के लिए तैयार है। ठीक है। लंदन में हुई थी ये 1931 में। नो अग्रीमेंट रीच, कोई अग्रीमेंट इसमें आया नहीं, कोई चीज, कोई जो समझौता था वो बना नहीं इससे। ठीक है। गांधी जी जो थे वो वापस आ गए निराश होके, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं आया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। रीलॉन्च एंड डिक्लाइन, गांधी जी जब वापस आए तो उन्होंने दोबारा से ऐलान कर दिया सिविल डिसोबीडियंस का। मगर अब दूसरी बात, सिविल डिसोबीडियंस को वो क्लाउड, वो फेमस नहीं हो पाया जिस तरह से पिछली बार हुआ था। एक मोशन अगर चल रहा हो उसको रोक दिया जाए, कोई मूवमेंट चल रहा है उसको रोक दिया जाए, और फिर दोबारा कुछ दिन बाद शुरू किया जाए, तो वो पकड़ नहीं बना पाता, मूवमेंट नहीं बना पाता, है ना। तो सिविल डिसोबीडियंस रीलॉन्च्ड 1932 में दोबारा। कांग्रेस को मतलब इन रिस्पॉन्स अंग्रेजों ने क्या किया, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, तो कांग्रेस जो है वो एक इलीगल पार्टी है। उसके अलावा मूवमेंट लॉस्ट मोमेंटम बाय 1934, 34 तक आते आते मूवमेंट बिल्कुल कमजोर हो गया, है ना। दूसरी बार ये वो पकड़ बना नहीं पाया। ठीक है। लेट्स गो ऑन। हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूव, अब सवाल ये बनता है कि अलग अलग तरह के हमने पढ़ा है लोग जो थे वो पार्ट होते थे किसका, सिविल डिसोबीडियंस का या फिर नॉन कोऑपरेशन का। हमने पढ़ा था नॉन कोऑपरेशन में अलग अलग तरह के लोग थे, कुछ ट्राइबल्स थे, कुछ पेजेंट्स थे, कुछ मिडिल क्लास लोग थे, कुछ लॉयर्स थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, कोई टीचर्स थे, है ना। और सबके अपने अपने कुछ ख्यालात थे कि हमें जो है ये मिलेगा आजादी के बाद, हमें ये मिलेगा आजादी के बाद, हो सकता है हमें टैक्स ना देना पड़े, हो सकता है हमें जो है ट्राइबल्स के लिए अच्छे लॉज बन जाए, है ना। हर किसी का रूल, हर किसी का जो सोच थी आजादी को लेके वो कुछ और थी, है ना। यह वो सेम चीज यहाँ पर हुई। ठीक है। अलग अलग रिच पेजेंट्स जो थे, रिच मतलब बड़े किसान, वही चाहते थे कि सरकार जो है वो जो टैक्स लगा रही है वो कम कर दे। जो गरीब किसान है वो क्या चाहता था कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, उसको कुछ सरकार की तरफ से कुछ जमीनें दी जाए। ठीक है। जो बिजनेस क्लास लोग थे वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि हमें जो है एक्सपोर्ट करने दिया जाए सामान, हम अगर यहाँ कुछ बना रहे हैं तो हमें दूसरी कंट्रीज में बेचना अलाउ नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट रोक लगा देती थी उस पर, है ना। तो हमें अलाउ किया जाए दूसरी जगह पे बेचने के लिए सामान। वर्कर्स जो है वो क्या चाहते थे कि हमारे लिए हालात जो है वो बेहतर हो जाए, है ना। जो वर्किंग कंडीशन है हमारी अंग्रेज गवर्नमेंट के अंडर में, वो बेहतर हो जाए, बेहतर वर्किंग कंडीशन हमको मिल जाए। उसके अलावा विमेन जो थी, विमेन क्या कहती, विमेन की प्रॉब्लम ये थी कि विमेन लीडरशिप उस टाइम पर नहीं थी, है ना। कोई भी इस टाइम पर आप बहुत रेयर देखेंगे कि कोई फीमेल लीडर हो, है ना। तो अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग चीजों के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे। उसके अलावा दलित्स एंड द सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है। दलित्स का इसमें क्या ख्याल था, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। ठीक है। दलित्स वर कॉल्ड द डिप्रेस्ड क्लासेस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड यानी जो अंग्रेजी राज था इस टाइम पर दलित्स को क्या कहा जाता था, डिप्रेस्ड क्लासेस। वो क्लासेस जो जिसको हम कह सकते हैं निचला तबका, जिस तरह से इनको ट्रीट किया जाता था। ठीक है। दे फेस्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशली डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उनको, है ना। उनसे कोई मिलने को तैयार नहीं है, बैठने को साथ में तैयार नहीं है, अनटचेबिलिटी। ठीक है। एंड डिनायल ऑफ बेसिक राइट्स, ना उनको
जो है कोई बेसिक राइट्स दिए जाते थे। ठीक है, मेनी दलित्स फेल्ट दैट कांग्रेस लीडर्स डिड नॉट फोकस एनफ ऑन देयर सोशल प्रॉब्लम। बहुत सारे दलित लीडर्स को ऐसा लगता था, बहुत सारे दलितों को ऐसा लगता था कि जो कांग्रेस के लीडर्स है ना, कांग्रेस के जो लीडर्स है उनमें भी दलित बहुत ज्यादा वीक है ना, तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये हमारी जो बात है ना, हमारी जो सोशल प्रॉब्लम्स है, अनटचेबिलिटी एक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम्स है, ह्यूमन राइट्स नहीं मिल, हमें बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटी नहीं दिए जाते लोकल लेवल पर। ठीक है, तो ये हमारी बात ज्यादा नहीं उठाते। और ये बात सच भी है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो फोकस कर रही थी किस चीज पर उस टाइम पर, आजादी के मसलों पर। तो वो बहुत ज्यादा सोशल रिफॉर्म्स की उस टाइम पर बात नहीं करते थे। ठीक है, तो उसलिए दलितों के लिए कौन इमर्ज है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इमर्ज एज द मेन लीडर। ठीक है, दलितों ने किसको अपने लीडर चुना? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर को। He demanded separate electorates as so Dalits could elect their own representatives. बी आर अम्बेडकर ने क्या डिमांड किया? सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स की हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये समझ लो कि बी आर अम्बेडकर जो थे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिमांड करी। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने अपोज करा सेपरेट इलेक्टोरेट्स को। उन्होंने क्या कहा कि अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट देने लगेंगे तो जो हिंदू सोसाइटी है वो डिवाइड हो जाएगी कई हिस्सों में, है ना, एंड इट वुड वीकन नेशनल यूनिटी। और नेशनल लेवल पर भी कमजोरियां आ जाएंगी बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल जाए तो अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से खुद को देखने लगेंगे। ठीक है, द कॉन्फ्लिक्ट वॉज रिजॉल्व थ्रू द पूना पैक्ट। पूना पैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूना पैक्ट आ जाएगा क्वेश्चन में कि क्या है, होता है पूना पैक्ट, लिख देना। पूना पैक्ट कब हुआ था? सबसे पहले तो 1932 में। क्यों हुआ था? क्योंकि भीमराव अम्बेडकर वांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित पीपल। महात्मा गांधी से कि नहीं नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होने चाहिए, उससे नेशनल डिसयूनिटी हो जाएगी और हिंदूज में यूनिटी खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में क्या डिसाइड हुआ कि भीमराव अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी अपनी वो वापस ले ली, कि ठीक है चलो सेपरेट इलेक्टोरेट हमें मत दो, इन रिटर्न हमें क्या दे दो? रिजर्वेशन दे दो, है ना, सीट्स पर। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट्स है उसमें दलित्स को क्या दिया गया? रिजर्वेशन दे दिया गया। ठीक है, कि इतनी सीट्स हैं, अगर लेट से 10 सीट हैं फॉर एग्जांपल, है नहीं, 10 सीट हैं जितनी भी, ठीक है, तो उनमें से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सीट्स जो है वो फिक्स हो जाएंगी दलित्स के लिए। ठीक है, कितने हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, 10 में से लेट्स से फॉर एग्जांपल 4 सीट्स पे सिर्फ एक दलित कैंडिडेट ही आ सकता है ना। तो यहाँ से क्या कहते हैं, जन्म हुआ किस चीज का? रिजर्वेशन का, इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, तो पूना पैक्ट में ये चीज जो है सॉल्व हो गई। क्या चीज सॉल्व हो गई? कि जो डिस्प्यूट चल रहा था किसमें? दलित्स में और कांग्रेस में। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा मुस्लिम्स का क्या रिस्पॉन्स है सिविल डिसोबीडियंस में? मुस्लिम पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लिमिटेड। ठीक है, मुस्लिम्स का जो पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस में वो लिमिटेड था। क्यों था? मेन रीजन, द खिलाफत मूवमेंट हैड एंडेड वीकनिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जो खिलाफत मूवमेंट था वो कुछ टाइम पहले, इससे कुछ साल पहले खत्म हो गया था। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट ही था जो हिंदू और मुस्लिम को साथ लेकर के चल रहा था। ठीक है, तो अब जब खिलाफत मूवमेंट खत्म हो गया तो जो बाइंडिंग फैक्टर था वो खत्म हो गया, है ना। उसके अलावा 1920s के टाइम पर जो दंगे हुए थे उसकी वजह से फियर और मिसट्रस्ट था कंट्री में, है ना। जो कम्युनिटीज थी वो आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते थे और डरते थे एक दूसरे से। ठीक है, मुस्लिम्स फेल्ट कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय हिंदू इंटरेस्ट। मुस्लिम्स को ये लगता था कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी है, मुस्लिम्स की उसमें बात नहीं सुनी जाती। ठीक है, इसलिए क्या बनाई गई थी उस टाइम पर? मुस्लिम लीग डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी पॉलिटिकल राइट्स। जिस तरह से दलित्स ने डिमांड करी थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, वैसे ही मुस्लिम लीग ने मुस्लिम्स की डिमांड करी थी किस चीज की? सेपरेट इलेक्टोरेट की। तो दलित जो थे वो दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे, और जो मुस्लिम लीग थी वो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रही थी, मगर सेपरेट इलेक्टोरेट किसी को भी नहीं दिया गया। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी पॉलिटिकल राइट्स। निगोसिएशंस बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग फेल्ड। ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा कि जो दलित थे और उनके और जो कांग्रेस थी उसके बीच में निगोसिएशन हुए और क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ, है ना। और जो डिस्प्यूट थे वो फॉर एवर सॉल्व हो गए, मगर वैसे मुस्लिम्स के साथ नहीं हुआ। जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में निगोसिएशंस थे वो फेल हो गए। ठीक है, इट्स गो ऑन। अब बात करते हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। गांधी जी को समझ में आया कि हर कम्युनिटी अपने आप को कम्युनिटी की तरह देख रही है ना। कोई भी बड़ी पिक्चर नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा कि देश की आजादी की बात करनी चाहिए, है ना। हर कोई अपने आप को कम्युनिटी की तरह देख रहा है कि मेरी कास्ट, मेरा धर्म, है ना। तो हम क्या करें कि लोग जो है वो इन चीजों को छोड़ के आके इंडिया में यूनिटी की बात करें, इंडिया की आजादी की बात करें, है ना। तो नेशनलिज्म की बात करी गई। ठीक है, नेशनलिज्म ग्रोज व्हेन पीपल फील दे बिलोंग टू वन नेशन। ठीक है, लोगों से कहा गया कि ठीक है तुम जो भी हो, जिस भी कास्ट के हो, जिस भी तुम रिलीजन के हो, तुम एक इंडियन भी तो हो, है ना। दिस फीलिंग डेवलप थ्रू शेयर्ड स्ट्रगल्स। ठीक है, सबका जो संघर्ष था वो शेयर्ड था, है ना। जो एक हिंदू स्ट्रगल कर रहा था वो एक मुस्लिम स्ट्रगल कर रहा था अंग्रेजों के अंडर,
है ना, जो एक दलित शेयर कर रहा था, वो एक नॉन दलित भी शेयर कर रहा था, शेयर्ड स्ट्रगल। उसके अलावा कल्चरल सिंबल्स एंड हिस्ट्री एंड फोकलोर, ठीक है, कल्चरल प्रोसेसेस एंड नेशनलिज्म, नेशनलिज्म स्प्रेड थ्रू हिस्ट्री राइटिंग, फोकलोर सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट, सिंबल्स एंड आइकन्स, ठीक है, याद कर लेना, हाउ नेशनलिज्म स्प्रेड थ्रू हिस्ट्री राइटिंग, फोकलोर सॉन्ग्स और पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स एंड आइकन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज इमेज ऑफ अ नेशन, कंट्री को हमने पिछले पिछले चैप्टर में पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप में, कि पर्सोनिफिकेशन, है ना, कंट्री को कंट्री की जमीन की तरह नहीं, कंट्री को इंसान की तरह देखो, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सॉन्ग दिया, कौन सा, वंदे मातरम, एंड आइडिया ऑफ नेशन पर्सोनिफाइड एज भारत माता, ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट दिया गया किस चीज का, भारत माता का, क्या, कि जो भारत है, जो कंट्री है, वो एक इंसान की तरीके से, है ना, हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो कंट्री का पर्सोनिफिकेशन हुआ, एक इमेज बनाई गई, है ना, और उसको ये कहा गया कि हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको आजादी दिलानी है, ठीक है। भारत माता की जो पेंटिंग्स थी वो बनाई गई और वो कॉमन करी गई कई जगहों पे, पेंटेड बाय, पोर्ट्रेड एज काम, स्पिरिचुअल, एस्थेटिक, बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म का वो सिंबल बन गई। रोल ऑफ फोकलोर, फोकलोर का रोल क्या था, फोकलोर किसे कहते हैं, पुरानी कहानियों को, बाय द वे, है ना, नेशनलिस्ट कलेक्टेड फोक टेल्स, बिलीव फोकलोर रिफ्लेक्टेड ट्रू इंडियन कल्चर, हेल्प रिवाइव प्राइड इन द पास्ट, जो पुराने पुराने फेस्टिवल्स होते थे, पुरानी पुरानी कहानियां होती थी, पुरानी पुराने किस्से होते थे, कि ये होता था यहाँ पर पहले, ये होता था, है ना, ये फेस्टिवल होता था, इस फेस्टिवल को मनाना चाहिए, ये चीज होती है, इस चीज को करना चाहिए, है ना, जो जो ट्रेडिशनल चीजें होती हैं उनको रिवाइव करा गया दोबारा से, क्योंकि अंग्रेजों के अंडर में जब हम थे, तो बहुत चीजें, जो ट्रेडिशनल चीजें थी, वो खत्म हो गई थी। तो कांग्रेस का समझ में आया कि हमें ट्रेडिशनल चीजों को दोबारा जिंदा करना पड़ेगा, है ना। फोक कल्चर एंड इट्स लीडर, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो बंगाल में इसके लीडर बने, किस चीज के, फोक कल्चर के लीडर कौन थे, रविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल में, और नटेसा शास्त्री इन मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है, कहाँ पे थे, मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है। इसके अलावा नेशनल फ्लैग, फ्लैग का सिंबल्स बनाए गए कंट्री के लिए बहुत सारे, जैसे कि ट्राई कलर फ्लैग्स ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट फ्लैग दिया गया, ठीक है। उसके अलावा स्वराज फ्लैग डिजाइंड बाय गांधी जी, ये स्वराज फ्लैग है, ठीक है, किसको बनाया गया, ट्राई कलर फ्लैग, ठीक है। स्पिनिंग व्हील सिंबलाइज्ड सेल्फ रिलायंस, इसमें जो हमें स्पिनिंग व्हील दिख रहा है, ये क्या दिखाता है, सेल्फ रिलायंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इसके अलावा हिस्ट्री को जो है रीइंटरप्रेट करा गया दोबारा से। अंग्रेजों के अंडर में हमें जो लोग, जो इंडियंस रहते थे, उनको ये लगता था कि जो हमारी हिस्ट्री है वो बहुत खराब है, हम जो एज अ कम्युनिटी है बड़े खराब लोग हैं, है ना, बैकवर्ड लोग हैं। तो लोगों को दोबारा से याद दिलाया गया कि देखो, हम भी कभी जो थे अच्छे हुआ करते थे, यहाँ पर भी कभी हम इंडिपेंडेंट भी हुआ करते थे, है ना, हम अनसिविलाइज लोग नहीं है, अनकल्चर्ड लोग नहीं है ना। तो लोगों को दोबारा से रियलाइज कराया गया कि ब्रिटिशर्स पोर्ट्रेड इंडियंस एज बैकवर्ड, है ना, तो दोबारा से समझाया गया कि हम बैकवर्ड नहीं, अंग्रेजों में हमें बनाया है बैकवर्ड, ठीक है। इंडियन हिस्टोरियंस हाईलाइटेड एंशियंट अचीवमेंट्स, जो एंशियंट टाइम पर इन भारत की अचीवमेंट्स थी ना, उसको दोबारा से हाईलाइट किया गया, कि ठीक है देखो, याद याद करो, ये हुआ था, ये हुआ था, हमारे यहाँ तो इस चीज का आविष्कार हुआ है, इस चीज का आविष्कार हुआ है। इन चीजों को दोबारा जिंदा किया गया लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को जगाने के लिए, है ना। दिस क्रिएटेड प्राइड एंड यूनिटी, ठीक है, इससे क्या हुआ, प्राइड आई, यूनिटी आई, और इवेंचुअली हमने क्या देखा, इंडिपेंडेंस देखा ब्रिटिशर्स, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है, थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद हम चैप्टर 3 बनाएंगे हिस्ट्री का, और हम पूरी एसएसटी ऐसे ही करते करते खत्म करेंगे, ठीक है, थैंक यू।